sub regions inside them, we are majorly working on them, like Central India, West India, South India, US East 1, US East 2, US East 3, like that. These are the regions. And among them, there are different availability zones which are there, which are basically the clusters of data centers. Correct. And what about Azure subscriptions? Yes, we talked about the MSDN, we talked about the pay-as-you-go subscription, and there was a free trial that we discussed about. Great. And what is the AD? What is Active Directory? Basically, Active Directory is a directory service, in which the users' devices, basically the users and devices and the policies, they are saved, we can say, or they are mapped. Basically, the users are authenticated using an users and devices, and the policies are authenticated using an Active Directory. Okay, so we can also consider the Active Directory is a type of database which is responsible to contain the information about our resources. Resources in the sense Yes, like yes. either client computer, network printer, biometric devices, or another resources which are connected to the domain controller. It is responsible to contain all types of information about resources. It's not mandatory to store only the client, right? It is responsible to contain all the resources, not only the client machine. Okay, great. Fine. Anything else that we discussed regarding Azure Active Directory? No, I think we discussed majorly about these things only. Okay, no problem. So Yes, I'm just going to just we did discuss about the bit of what I know. This is not ours one, but नहीं, we did discuss about this OU organization, but वो पहले वाले में करा था, जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसके अंदर. Entra ID, Windows ADDS, yes. या फिर ये सेकंड वाले में था, मे बी मैं भूल रहा हूँ. नहीं, ये सेकंड में था. फर्स्ट में तो हमने बेसिक डिस्कशन किया था अबाउट द पोर्टल सब्सक्रिप्शंस एंड ऑल. ओके, देन मैंने ये वाला मिस कर दिया है. फिर मैंने, क्योंकि मैं गो थ्रू नहीं कर पाया था. फर्स्ट तो मैंने इमीडिएटली उसी दिन कर लिया था. सेकंड डे के बाद से मेरी तबीयत खराब हो गई थी. देन आई कुड नॉट गो थ्रू इट अगेन, बट आई विल गो थ्रू इट एक बार. मैं एक चीज आपको बताना भी चाह रहा था. एक्चुअली मैं क्या अभी इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. ओके. जी हाँ, मेरा एक जगह इंटरव्यू हुआ भी था, जहाँ पे उन्होंने मुझसे ये पूछा कि एज़्योर फ्रंट डोर क्या होता है. मैंने पूरा लिख रखा है जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे. फ्रंट डोर, एप्लीकेशन गेटवे, हब स्पोक आर्किटेक्चर क्या होता है, एज़्योर आर्क क्या होता है, क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, क्यूबरनेटिस नोड आर्किटेक्चर, क्यूबरनेटिस मेश क्या होता है. ये सारी चीजें उन्होंने मुझसे पूछी थी. तो कुछ 2-4 चीजें तो मैं बता पाया था, बट बाकी हो नहीं पाया. अब एज़्योर आर्क उन्होंने पूछा तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, आई हैव नेवर वर्कड ऑन दैट. ये क्योंकि देखिए, मैं क्लियर बताऊं तो मेरा पूरा एम है कि मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है. मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है मेरी करंट कंपनी में. है ना, कि वहां पे मैं क्लाउड के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन वहां पे मुझसे व्हाट्सएप, ट्रू कॉलर और जूम सर्विसेज बिकवा रहे हैं वो लोग. अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं अभी हाथ में, तो आई कैन नॉट सिंपली लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन. कुछ हाथ में, ठीक है, ठीक राइट. है. हाँ, समझ गया मैं. मुझे वो एट एनी कॉस्ट. और अभी मेरे पास जब तक प्रोबेशन है, यानी कि 4 महीने करीब और बचे हैं मेरे पास में, और इन 4 महीनों में मेरे पास में सिर्फ 15 दिन का नोटिस पीरियड होगा. तो अभी इट्स वेरी गुड टाइम फॉर मी कि मैं फटाफट से कुछ नया जॉब फटाफट कहीं पकड़ सकूं. मुझे तो सिर्फ और सिर्फ उन पे जॉब अपनी लगवानी है. और ये जो ट्रेनिंग है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब हो गया तो बस उसके बाद में बस खत्म. मैं ये आगे कंटिन्यू
करूँगा क्योंकि आगे भी तो काम आएगा मेरे जब भी मैं बिल्कुल, बिल्कुल। जी। ठीक है, हम इस पे भी बात करेंगे लाइक एज़ हर एक मॉड्यूल पे ना कुछ इंटरव्यू रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। जैसे आपने बोला कि अभी कुछ ऐसी सर्विसेज के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया जो मीन्स आइडिया नहीं है आपको, लाइक यू डोंट नो अबाउट आर्क एंड यू डोंट नो अबाउट द एज़्योर फ्रंट डोर या ऐप हुँ, हुँ। सर्विसेज क्या होते हैं। जी, जी। So these all are the topic of our AG104 जो हमारी ये ट्रेनिंग चल रही है ना, इसी के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रंट डोर के बारे में, एज्योर फंक्शन ऐप के बारे में, इनसाइट्स हुँ, के बारे में, एज्योर आर्क के बारे में, एंड लॉट्स ऑफ लोड बैलेंसर टाइप सर्विसेज और ऑल्सो इन्वॉल्व। हुँ, ठीक हुँ। है, तो जी, बट यू जस्ट नीड टू फोकस एंड प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल। सारी चीजें आपको मिक्स नहीं करनी है। जैसे वी जस्ट स्टार्टेड आवर जर्नी फॉर with Azure Active Directory, right? So जी। once we complete the all content of Azure Active Directory, then we'll move ourselves to the next module. It may be जी, जी, storage का होगा डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। या उसका होगा। तो you just need to divide all the module। ठीक है ना? एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन, एक पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से दैट कोड है अपने पास प्रॉपर एज्योर की सर्विसेज को लर्न करने के लिए, बट उस पर्टिकुलर कोड के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जी। राइट, लाइक यू नो अबाउट एडमिन एंड आर्किटेक्चर, एज्योर सिक्योरिटी, एज्योर डेवऑप्स, बहुत सारे कोड हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन है एज्योर के केस में। सो इसमें बहुत सारी सर्विसेज जो है एक दूसरे से मैच करेंगी, राइट? हुँ, Like as हुँ। a AD, that we are trying to understand about the concept of AD. So AD is a one of common module for all the Azure certification। आप DevOps पे जाएंगे तब भी AD मिलेगा, आर्किटेक्ट पे जाएंगे तब भी मिलेगा, और अगर आप एज अ सिक्योरिटी एज्योर सिक्योरिटी इंजीनियर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस केस में भी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी मिलेगा, राइट? जी। So you just need to focus on theoretical part जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, plus you should try to create your own free trial account to implement all the practical, because nowadays as per my experience in Azure I'm taking care two different project in my current organization। एक तो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ वेब ऐप है। हुँ, इट्स अ टाइप हुँ। ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी जो केवल इंटायर यूएस, सेंट्रल यूएस, कनाडा, यूके के केवल वेब एप्लीकेशन सर्विसेज को मैनेज कर, मतलब आप पोर्टल ओपन करोगे ना तो आपको सिर्फ हुँ, वेब हुँ। ऐप सर्विसेज मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आउटसोर्सिंग करते हैं मल्टीपल कंपनीज को, की वेबसाइट को वो टेक ओवर कर लेते हैं, मल्टीपल वेबसाइट को अपने एज्योर पोर्टल पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, एंड जो भी बैकएंड की एक्टिविटी है, मॉनिटर है, फेल ओवर है, उसकी स्पीड वगैरह की बात करें तो वो सब कुछ मैनेज करते हैं। जैसे आज की डेट में अगर आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो आप हम और आप क्या करेंगे, एक godaddy.com से कोऑर्डिनेट करेंगे और उससे डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन कौन सा प्लान है, 5,000 पूरे साल का, 10,000 पूरे साल का, 20,000 पूरे साल का, लाइक दैट। सो नाउअडेज मोस्ट ऑफ कंपनीज जो अच्छा फेलोवर चाहती हैं, मींस फॉल्ट टॉलरेंस चाहती हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू पुट देयर वेबसाइट्स ऑन क्लाउड। आई एम नॉट सेइंग ओनली द एज्योर, बट वो क्लाउड डेफिनेटली जितने भी रेप्यूटेड वेबसाइट है ना वो सभी क्लाउड पे रख रही है, अपनी वेबसाइट शिफ्ट कर रही हैं, चाहे वो हम फ्लिपकार्ट की बात कर लें या अमेजन की बात कर लें, ये सभी वेबसाइटें आपकी क्लाउड पे रन कर रही हैं, हुँ, हुँ। राइट? सो वेब ऐप की सर्विसेज वगैरह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो ठीक है, वो सारा पार्ट कवर करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द एजेंडा दैट वी हैव, लाइक एज दिस इज द पैनल जहाँ पे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में अबाउट द गैप आर डिफरेंस बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी एंड विंडोज एडीडीएस सर्विस, राइट? So Microsoft Intra ID and Windows Active Directory domain services. Microsoft Intra ID is basically the latest name of Azure Active Directory, right? पहले इसको हम Azure AD बोलते थे, but nowadays we can consider it as a Microsoft Intra ID. If we talk about the base of Microsoft Intra ID, it's a totally cloud-based platform. No need to use any kind of service. Whenever we जी, sign up ourselves over a portal, whenever we purchase any kind of सब्सक्रिप्शन, सो ये ऑटोमेटिक आपके टेनेंट के साथ ना माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी आपका अटैच हो जाएगा। ठीक We है। can manage lots of things like as a configure object, configure roles,
multiple objects and roles you can set up with the help of Microsoft Entra ID. Azure Active Directory hybrid का पार्ट हम कवर करने वाले हैं आज. In case of hybrid, try to understand, like, you establish your on-premises domain controller and you are trying to synchronize the users from on-premises AD to Azure Active Directory. Then Microsoft Entra ID also can help us. We'll talk about multi-factor authentication. We'll discuss about the SSPR service and one of important point, AD licenses and security. ठीक So है। these मंजू जी, all, एक रिक्वेस्ट खाली, एक yeah, रिक्वेस्ट है, आप जो भी पढ़ाए ना मुझे आप हिंदी में पढ़ाना। मुझे क्या इंग्लिश आई कैन स्पीक, लेकिन मेरे को इंग्लिश समझ नहीं आती पढ़ने के मामले में। अगर आपके लिए पॉसिबल हो, मेरे अरे को नहीं आप ठीक हिंदी में है, पढ़ा नहीं देना। ठीक है, I'm also comfortable with हिंदी भाई, कोई नहीं. क्योंकि हाँ, मेरे को एक्चुअली बिल्कुल हाँ, समझ नहीं बिल्कुल आती बिल्कुल इंग्लिश। बिल्कुल सही कह रहे हो. टेक्निकल के केस में आप इसको ट्रांसलेट करके कैसा भी प्रेजेंट करो, बट जेन्युइन तरीके से आप प्रेजेंट करोगे जिसको आप हाँ, जस्टिफाई कर सको. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? करेक्ट, करेक्ट। कि जी, ठीक है, वही। हमें ना स्टोरेज जानना है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ब्लॉग्स अवेलेबल है ना, हजारों ब्लॉग बने पड़े हैं, और हजारों वीडियोस पड़ी हैं. बट हमें क्या करना है कि जो हम इम्प्लीमेंट करें, सॉरी, जो जी, हम डिफाइन करें ना इन फ्रंट ऑफ अ क्लाइंट, वो हम प्रूव करके करें. लाइक, एक्चुअली, एक्चुअली। है ना, कि अगर वो क्रॉस क्वेश्चन पुट अप करता है तो इतनी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए कि हम उसके हर एक क्रॉस क्वेश्चन का रिप्लाई दे सके. सिंपल सी बात. जी, और वो तभी बिल्कुल। पॉसिबल है जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे. जी, ठीक है. तो ये 5 डिफरेंट पॉइंट्स दैट आई मेंशन इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी. कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं रिलेटेड टू द विंडोज एडीडीएस, राइट? सो व्हाट आई एम हुँ, गोइंग टू डू, लेट मी शो यू द actual gap or difference between Microsoft Intra ID and on-premises domain controller. ठीक है. हुँ, वैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि ऑन प्रोमाइसिस डोमेन, जो भी जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो आईटी की हो या नॉन आईटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए एडीडीएस का इस्तेमाल करती हैं. और ये जी, अभी से नहीं है, ये अभी से नहीं है. इन ईयर ऑफ 1995 टू टिल डेट, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एक ऐसी एवरग्रीन टेक्नोलॉजी है जो जिस जिस टेक्नोलॉजी की डिमांड कभी मार्केट में कमी नहीं हुई. बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। बिकॉज यू नो दैट कि अगर हम थोड़ा सा पहले की बात करें तो अपने पास विंडोज एक्सपी का भी एक टाइम था, विंडोज 98 और मिलेनियम का भी टाइम था, राइट? सो जी, वो मार्केट से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं. हुँ, बट सर्वर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सर्वर ओएस नहीं बदला, उसके वर्जन बदल गए हैं, जी, उसके एडिशन बदल गए हैं, क्योंकि विदाउट डोमेन कंट्रोलर या विदाउट सर्वर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कंट्रोल या मैनेज नहीं कर सकते, हुँ, या उनके ऊपर पॉलिसी नहीं लगा सकते. तो अब क्या है, यू नो दैट कि अब जो है टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है. पहले सारी चीजें ऑन प्रोमाइसेस पे रहती थी, अब हमें एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है वर्चुअलाइजेशन की तरीके से, क्लाउड प्लेटफॉर्म. और जी, क्लाउड का बेनिफिट ये है कि हमें कोई रिसोर्स अपनी तरफ से नहीं लगाने हैं. जब आप कंपनी सेटअप करते हो, अगर आप वर्चुअलाइजेशन भी स्टैब्लिश करोगे ना, तो दैट टाइम यू मस्ट नीड टू परचेज हार्डवेयर, हाई बेयर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मेटल हार्डवेयर, सर्वर है सब ना? खरीदना पड़ेगा, लाइसेंस हाँ, खरीदो, सब खरीदो। राइट. मीन्स ट्रबल शूटिंग के लिए उतने ज्यादा बंदे हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. एक पर्टिकुलर बंदा, एक पर्टिकुलर इंजीनियर हमारी 10 मशीनों को देख सकता है इन केस ऑफ वर्चुअलाइजेशन. बट जी, कहीं ना कहीं हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट इसमें भी होती है वर्चुअलाइजेशन के केस में. बट नाउअडेज क्लाउड कैन गिव अस अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन, राइट? हुँ, कि इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सर्विसेज मैनेज करना चाहते हो तब भी हमारे पास ऑप्शन है. अगर आप चाहते हो कि नहीं, आप ही टेक केयर करो, गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? हुँ, क्लाउड हुँ, क्या कहता है कि अगर आपको अपने अकॉर्डिंग सर्विसेज चलानी है तब भी हम अवेलेबल है. क्लाउड कहता है कि अगर आप हमारी मींस हमारे ऊपर डिपेंड होना चाहते हो, तो हम आपको पैस सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं. हुँ, गॉट इट? सो पैस सर्विसेज में क्या होता है, हमें सिर्फ प्लान बताना है. प्लान बताना है कि आई वांटेड टू होस्ट माय ई कॉमर्स वेबसाइट, और मेरी वेबसाइट पे इतने ट्रैफिक आ सकते हैं डेली बेसिस पे. वो अपने हिसाब से चूज करके आपको एक प्लान देगा, और उस प्लान की जी, टेक केयर जो है ना बैकएंड की, हार्डवेयर रिलेटेड या उससे मेंटेनेंस रिलेटेड, वो सारी चीजों खुद से मैनेज करेगा. हमें सिर्फ ठीक प्लान है। बताना है और अपने डेटा को अपलोड करना हुँ, हुँ, है.
राइट? ठीक है। तो ये गैप है। आवर डोमेन कंट्रोलर इज इन प्रोग्रेस। मैं आपको बिल्कुल बेस से बताता हूँ कि दोनों में गैप क्या है, ऑन प्रोमाइसेस एडी या एडीडीएस में, और सेकेंड अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जी। तो दिस इज माय ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके ऊपर मैंने ना एक VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करके एक विंडोज सर्वर 2016 की मशीन को इंस्टॉल कर रखा है, और इस विंडोज सर्वर 2016 के अंदर हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल कर रखा है, राइट? ठीक है। अगर हम इसको लॉग इन करते हैं तो डोमेन जो मैंने बनाया है वो class.com के नाम से बनाया है। अब इस ठीक है। class.com के मशीन को हम लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद इन द डोमेन कंट्रोलर विल फाइंड द ऑप्शन जहां से हम ना ऑब्जेक्ट को मैनेज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होते हैं यूजर्स। जो यूजर्स आप अपने डोमेन में बनाते हो वो सेम यूजर क्लाइंट मशीन में लॉगिन कराते हो। हम्म। बट इसकी प्री रिक्विजिट क्या है कि आपका डोमेन और क्लाइंट दोनों कंप्यूटर आपस में प्राइवेट आईपी एड्रेस से कनेक्ट होने चाहिए। एक सेकंड प्लीज वापस रिपीट कीजिए। ऑन प्रोमाइसेस एडीडीएस के केस में, ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी के केस में क्या होता है कि हम एडी के जरिए, मींस जो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे ऑन प्रोमाइसेस पे, उस पे हम यूजर्स बनाते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है? हाँ। और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ये जो यूजर्स होते हैं ना, इनको हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर से लॉगिन करते हैं, लाइक विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, या फिर जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनसे लॉगिन कराने का काम करते हैं, करेक्ट? हम्म। हम्म। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि जो भी क्लाइंट मशीन आप लगा रहे हैं या जो भी क्लाइंट मशीन है हमारे पास इन्वायरमेंट में, वो क्लाइंट डोमेन से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए प्राइवेट आईपी एड्रेस से, ठीक है। ठीक है ना? तो अब आप देखिए यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस से कनेक्ट करने के लिए हमें पर्टिकुलर उस लोकेशन में रहना पड़ेगा, या फिर हम बिल्कुल। आउटसाइड कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो वीपीएन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आउटसाइड करेंगे तो वीपीएन, ताकि प्राइवेट कनेक्टिविटी बन जाए। प्राइवेट कनेक्टिविटी बन पाए, वीपीएन कैन वर्क जस्ट लाइक ए मीडिएटर, जो हमारे प्राइवेट कम्युनिकेशन को पूरा करने का काम करता है। इज दैट करेक्ट ना? हम्म। बिल्कुल बट बिल्कुल। बट थिंक अबाउट इट कि अगर कंपनी में 100+ एम्प्लॉयज हैं और उसमें से 75 जो इंजीनियर्स हैं वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, थिंक अबाउट इट, राइट? तो हाँ। हमें हर एक के लिए वीपीएन की कॉस्ट को देखना पड़ेगा, यस। राइट ना? वीपीएन की कॉस्ट बिल्कुल। हमें जो है कंपनी को वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है 75 पीपल के लिए, क्योंकि जब इंडिविजुअल मशीन की बात आती है ना, तो साइट टू पॉइंट वीपीएन कॉन्फ़िगर किया जाता है। साइड टू साइड वीपीएन, बिल्कुल करेक्ट। साइट टू पॉइंट, नॉट साइट टू साइट। जब हम पॉइंट टू साइड, ब्रांच पॉइंट टू साइड। पॉइंट टू साइट या साइट टू पॉइंट, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है? अच्छा अच्छा। ठीक है। जब हम ब्रांच से ब्रांच में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, एक ब्रांच हमारी पुणे में है, एक ब्रांच हमारी दिल्ली में लोकेशन में है, या मुंबई लोकेशन में है। सो अगर हमारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है इन्वायरमेंट मींस एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर या आउट ऑफ कंट्री के अंदर, उनके बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो साइट टू साइट आता है। जी। और पॉइंट टू साइट के केस में कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाती है, ठीक है? क्योंकि अभी मशीन्स ज्यादा होती हैं। नो नो नॉट नॉट फॉर, हाँ, नंबर ऑफ मशीन्स ज्यादा होती हैं, और हर एक बंदा अपना आईएसपी यूज कर रहा है ना, आप अपना इंटरनेट चला रहे हो, मैं अपना इंटरनेट चला रहा हूँ, इसी बिल्कुल। तरीके से जितने भी बंदे हैं कंपनी के वो सब अपना इंटरनेट चला रहे हैं। तो हम्म। जो भी मीडिएटर आप यूज करोगे वीपीएन के लिए ना, उस मीडिएटर को बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, हर एक बंदे के लिए सेपरेट टास्क, सेम टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, हम्म। है ना? सो जब हम वीपीएन सेटअप करते हैं ना, तो कई तरीके से हमें पेमेंट देने की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए आईएसपी का पेमेंट जाएगा, प्लस जो डेटा हाँ। ट्रांजैक्शन होगा उसका पेमेंट आपको अलग से देना पड़ेगा।
पब्लिक आईपी के लिए एक तो पब्लिक आईपी का पैसा जाएगा, एक रेंट जाएगा, रेंट इन द सेंस कि जब आप डेडिकेटेड आईपी एड्रेस परचेज करते हैं ना, तो उसका एक रेंट पे करना पड़ता है। ठीक है, और ठीक है, उसके साथ और साथ में उसके ऊपर इंटरनेट का खर्चा, नहीं, डेटा ट्रांजेक्शन का खर्चा। जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है ओवर द इंटरनेट, राइट? एग्जैक्टली exactly. हाँ, उसका पेमेंट अलग से जाएगा, क्योंकि क्योंकि हर एक वेंडर को रॉयल्टी जाती हर एक वेंडर को रॉयल्टी जाती है, है ना, ठीक है। हर एक वेंडर को रॉयल्टी जाती है भाई, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म। इंटरनेट की कमाई में जो इंटरनेट का प्रोवाइडर कमा रहा है ना, उसमें हम्म। उस डिवाइस का भी रोल है। करेक्ट। ओके। थिंक अबाउट ओके। इट, नेटफ्लिक्स क्यों 100 करोड़ की मूवियां परचेज कर लेती हैं, या 100 करोड़ के वेब सीरीज परचेज कर लेती है? इनकी व्यूअरशिपिंग से पैसा जाता है। कभी नेटफ्लिक्स पे आई डोंट थिंक कि वो ऐड भी देता है हमें इन बिटवीन मूवी, नहीं देता। नहीं। तो इनको व्यूअरशिप का पैसा आता है, जो कि आईएसपी पे करता है। ओके, आईएसपी बोले तो अपना जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता इंटरनेट है, सर्विस एक्साइटेल, प्रोवाइडर, एग्जैक्टली एयरटेल, टाटा। एग्जैक्टली। जो हम 1 GB या 1.5 GB डेटा डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं ना, वी आर अ हम्म। कस्टमर फॉर आईएसपी, राइट? और हम्म। इस 1.5 GB का डेटा जो हमने कंज्यूम किया है व्हाट्सएप पे रील्स देखने में, यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में, यूट्यूब की वीडियो देखने में, ये सभी जो जहां पे भी हमने कंज्यूम किया है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को आईएसपी पेमेंट करती है। अच्छा। ठीक ओके। है ना? तो अभी हम नेटवर्किंग वाले पार्ट में कुछ और डीप ड्राइव जाएंगे, अपना एजूर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके कोशिश करेंगे समझने की कि एक्चुअल में इंटरनेट का पैसा हम कितना देते हैं ओवर एजूर हम्म। पोर्टल। ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस डोमेन पे। आई एम गोइंग टू ओपन आवर ऑन प्रोमाइसेस एडीडीएस टूल्स पे गए, यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। इन द यूजर एंड कंप्यूटर आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल यूजर्स। अब देखिए यहाँ पे हमने मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं। एक सेकंड, जीसीपी, एक चीज मेरे को क्लियर करनी है। एक बार प्लीज। मैं एक ना डायग्राम बना के आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे को बताइएगा कि मैं सही समझा हो गया, साइड टू साइड ग्रेट वीपीएन वाला ग्रेट। जो अभी आपने बताया। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप बताइएगा इफ आई एम करेक्ट। हम्म। देखिए, साइड टू साइड वीपीएन की जब हम बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये एक ऑफिस है, करेक्ट। और ये हमारा कोई भी वो हो गया, जैसे कि AWS हो गया या एजोर हो गया। ये ओके, ऑफिस हो गया, ठीक है। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्लाउड, कोई सा भी, ओके। है ना, क्लाउड हो गया। बस अब हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक वीपीएन कनेक्टिविटी बनानी है। अब हम्म ऑफिस के अंदर जो भी यूजर्स हो गए, हम्म है ना, जो भी यूजर्स हुए, तो हम्म। वो तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे करके। बिल्कुल अब यहाँ पे बिल्कुल। मैंने एक यूजर ऐसे 2 3 4 5 करके ऐसे जितने भी एम्प्लॉयज हैं। राइट। ये तो हम्म। मेरा हो गया साइड टू साइड। तो अब यहाँ ठीक, पे मेरे को कोई पॉइंट टू साइड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, क्योंकि मैंने एक नॉट ऑफिस के रिक्वायर्ड। मेन डोमेन को ही मैंने उस पे बिल्कुल कनेक्ट कर दिया, राइट। बिल्कुल अब बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि ये एक क्लाउड है, हम्म। ठीक है, और इस क्लाउड से मेरे जो यूजर्स हैं जो रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, हाँ, वर्क तो फ्रॉम होम पे हैं। हाँ, तो ये मेरे इतने सारे यूजर्स हो गए, जैसे भी बिल्कुल, ग्रेट। ये सारे हो गए। अरे जो भी है, मतलब आप समझ गए मोटा ठीक, मोटा। मैं समझ गया, सब तो इंडिविजुअल इन यूजर्स, सब के बिल्कुल। लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे पॉइंट टू साइड कनेक्शन लेना पड़ेगा, राइट। एग्जैक्टली। मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, जो क्लाउड है वो साइट है, और जो बंदे हैं वो पॉइंट्स हैं, सिंपल। आपकी म्यूट है, म्यूट है। हेलो हेलो हेलो, नहीं, अनम्यूट है। एक नहीं नहीं, मुझसे मुझसे ये पूरा मेरा अब कैन बोलिए यू एक मी, बार। कैन यू मी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये मुझसे ही कहीं ठीक से है कोई गलत ठीक है बटन दब गया। ठीक है ठीक है ठीक है। सो जो क्लाउड है ना, जो आपने क्लाउड का प्लेटफॉर्म बनाया है, ये आपका साइट कंसीडर करेंगे एज ए साइट। ठीक है। ये जो जी हाँ। इंडिविजुअल यूजर है, ये पॉइंट है, सिंपल।
बिल्कुल सही है ना, मतलब ये हाँ अंडरस्टैंडिंग मेरी बिल्कुल करेक्ट क्लियर, है? बिल्कुल ग्रेट। एक्चुअली ये तो जी, पार्ट तो अभी नेटवर्किंग में आएगा, बट ठीक है, अभी मतलब आप एक माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहे हो कि ठीक है, अच्छा ये साइट टू साइट होता होगा, ये साइट टू पॉइंट होता है, तो ठीक है, ये हमारे लिए ही बेटर है। ठीक है, गुड। ये ठीक है। और क्योंकि एज़्योर कैलकुलेटर में क्योंकि मैं बिल ऑफ मटेरियल बनाता हूँ, तो उसमें अपन वही तो लेते हैं ना वीपीएन गेटवे वाला, एज़्योर वीपीएन सेलेक्ट एक, करके हाँ एक मिल जाता है $27 का, जिसमें कुछ 10 टनल्स मिलती हैं साइट टू साइट की और एग्जैक्टली, यस, 128 मिलती हैं पॉइंट टू साइट की। पॉइंट टू साइट्स के लिए जो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है, राइट। जी, ठीक है। चलो। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन मेरा ये आता है, क्योंकि है ना हमने कनेक्शन तो ले लिए। मैं उस दिन भी आपसे पूछ रहा था कि किन केसेस में हमको है ना कैल लाइसेंस लेने पड़ते हैं? आरडीएस टर्मिनल लाइसेंस और कैल लाइसेंस एक ही चीज़ होती है? टर्मिनल लाइसेंस आपका वन टाइम पेमेंट का लाइसेंस है। परपेचुअल। हाँ, अगर आप ऑन प्रोमाइसेस की बात कर रहे हैं ना, ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर की बात, सर्वर की बात कर रहे हैं, आरडीएस की केस की बात कर रहे हैं, तो टर्मिनल के लिए वन टाइम का पेमेंट है बस। ठीक एक है। बार हमने पे कर दिया और लाइफ टाइम के लिए उस लाइसेंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट टू साइट वाला जो आपने बताया है, क्या हाँ, इसके लिए हमको टर्मिनल लाइसेंस लेने पड़ते हैं? नहीं, हमारे बीपीएन के कम्युनिकेशन के लिए किसी भी टर्मिनल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। टर्मिनल अच्छा। लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तब होती है, मैंने एक मशीन क्रिएट किया, ठीक है, ये मेरा हुँ, सर्वर मशीन है, और हम चाहते हैं कि इस सर्वर मशीन को 5 बंदे एक्सेस करें एट अ सेम टाइम। ओके। ठीक है ना? 5 बंदों को हम असाइन करना चाहते हैं कि ठीक है, एबीसी बंदा रिस्पांसिबल टू मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी यूजर, एक्सवाईजी जो है वो डीएचसीपी देखेगा, एंड टेस्ट जो यूजर है वो डीएनएस का पार्ट देखेगा। ऐसे हमने 5 बंदों को अलग-अलग टास्क असाइन कर दिए। जी। मशीन हमारे पास एक है, हम हर एक मशीन, हर एक बंदे को, हर एक इंजीनियर को एक ही समय पे अपने सिस्टम का एक्सेस देना चाहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो उस केस में टर्मिनल सर्विसेज हमने इस मशीन के ऊपर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और हर टर्मिनल पे जो यूजर आरडीपी एक्सेस करेगा उसका एक लाइसेंस होगा। ठीक है। और ये लाइसेंस आपका परमानेंट रहता है, एक बार परचेज करेंगे, वन टाइम पेमेंट करेंगे और ये परमानेंट यूज कर सकते हैं। ओके। क्लियर? जी। ठीक है, तो हम चल सकते हैं आगे अभी एडी वाले पार्ट में। चलो, डेफिनिटली, डेफिनिटली। तो एडी का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हमें ऑन प्रोमाइसेस एडी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा ना, तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, जिसको हम एज्योर एक्टिव आईटी के नाम से जानते थे, वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और ठीक। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यू कैन कंसीडर एज ए बैकबोन ऑफ एंटायर सर्विसेज। जी। अगर हमारा क्लाइंट हमसे किसी किसी सिक्योरिटी की डिमांड करता है ना, तो कहीं ना कहीं वो एडी को इन्वॉल्व कराना चाहता है, राइट। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं, मेरे वेब एप्लीकेशन को आप ऐसा कर दो कि केवल इस एरिया में चले, इस एरिया में ना चले, तो एज्योर पॉलिसी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, राइट। किसी भी तरीके की सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो हमारे वेब एप्लीकेशन का एग्जांपल हो, स्टोरेज का एग्जांपल हो, डिस्क का एग्जांपल हो, वर्चुअल मशीन के यूज केसेस का एग्जांपल हो, या पोर्टल को डिस्ट्रीब्यूट करने का एग्जांपल हो। पोर्टल डिस्ट्रीब्यूट इन ओके। द सेंस, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द पोर्टल डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी कभी भी अगर 10 बंदे एज्योर इंजीनियर हैं किसी कंपनी में एक्सवाईजी में, तो 10 बंदों को अलग पोर्टल नहीं मिलेगा, एक हुँ, ही पोर्टल उन 10 बंदों के लिए एप्लीकेबल होगा। हुँ। हम्म। जी। हाँ, ये है कि राइट्स उनके अलग रहेंगे, डेलीगेशन उनका अलग रहेगा। किसी को फुल परमिशन है, तो किसी को 30% परमिशन है, किसी को 50% परमिशन है, किसी को रीड ओनली परमिशन है, भाई केवल मॉनिटर करेगा वो, लाइक दैट। जो मेन रूट होगा, जिसने इनिशिएट किया था, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो उसके पास राइट रहेगा कि वो सारी सर्विसेज देखे, बिलिंग वगैरह का। ठीक है, बाकी जो हुँ, लोड बैलेंसर के लिए, जो अपने टास्क को डिवाइड करने के लिए इंजीनियर्स हायर किए गए हैं ना, उन बंदों को आप फुल परमिशंस कभी नहीं देंगे। ठीक है। ठीक है, तो दैट्स हाँ। व्हाई इट्स मैंडेटरी फॉर अस कि हमें एडी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ऑन प्रोमाइसेस का, तब हम हुँ, एज रेडी पे मूव करेंगे। तो जी। अभी हम ये 2016 पे हैं, दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस सर्वर 2016, और इसमें मैंने एडी वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर रखा है। सो ओपन स्टार्ट, गो टू द सर्वर मैनेजर विजार्ड, और यहाँ पे आप टूल्स पे क्लिक करोगे ना, तो टूल्स पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, विच इज एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। ठीक है।
इस एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर्स को क्लिक करिए, मल्टीपल cloud.com ये अपना डोमेन का नेम है, और यूजर पे जाकर के हमने डेमो यूजर, जीसीपी यूजर और टेलनेट यूजर ये मैंने खुद से बनाया है, और इन यूजर्स की मदद से अपने क्लाइंट कंप्यूटर, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। ये या सॉरी, कैन यू हियर मी? यस, बिल्कुल। यहाँ पे हमने यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, एंड दीज यूजर्स आर कंसीडर्ड एज ए ऑब्जेक्ट। इन्हीं यूजर को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यूजर हमने कहाँ पे क्रिएट किया है? एडी के पैनल पे क्रिएट किया है, बट ये यूजर जो है ना, वर्क किसके साथ करेंगे? ये यूजर का हम इस्तेमाल किसके साथ करेंगे? जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। क्लाइंट कंप्यूटर्स में कौन कौन से हो सकते हैं? विंडोज 10 हमारा एज ए क्लाइंट है, इज दैट करेक्ट? विंडोज हाँ, 11 इज अ टाइप ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर, या विंडोज बिल्कुल। 7 जो है वो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर कहलाएगा। विंडोज 7, 11, हाँ, यही वाले 10 सारे 10 10। ये जो भी है, ये सब हमारे हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरीके से ट्रीट करेंगे। एज इट इज ओवर एज्योर पोर्टल, जब भी हम यूजर्स क्रिएट करते हैं ना, तो उन यूजर्स का यूज करने का तरीका है, मींस वी कैन यूज दीज यूजर फॉर वेरियस पर्पज। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द use cases of our active directory, not active directory, Microsoft Intra ID users. ठीक है। In case of Microsoft Intra ID, like this is our Azure portal. Think about it. This is our Microsoft Azure portal. And in Microsoft Azure, we are able to find one panel जिसको हम Microsoft Intra ID बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक सर्विस है जिसको हम Microsoft Intra ID या फिर Azure Active Directory बोल सकते हैं। जी। With the help of Microsoft Intra ID, we can create users, we can create group, और इसमें हम लाइसेंसिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। सो जी। फॉर एग्जांपल हमने कुछ यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे। द यूजर में भी एबीसी यूजर बना रखा है हमने, XYZ यूजर बना रखा है। सो दीज यूजर्स वी कैन यूज फॉर द वेरियस पर्पज। इन यूजर का इस्तेमाल हम अपने ऑफिस 365 के लिए, इन यूजर्स का इस्तेमाल हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के लिए, इन यूजर्स का इस्तेमाल हम एवीडी के लिए कर सकते हैं, और इन सभी यूजर का इस्तेमाल एज्योर पोर्टल के लिए भी किया जा सकता है। जी। मतलब ये कि अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है तो हम सेम यूजर इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास इंट्यून का पोर्टल है तब भी हम सेम यूजर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर अपने पास एवीडी एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप है तब भी हम सेम यूजर का इस्तेमाल करेंगे। और हमने कुछ एज्योर की सर्विसेज परचेज कर रखी हैं या रिसोर्सेज परचेज कर रखे हैं, तो उस केस में भी हम सेम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर का इस्तेमाल करेंगे, एज्योर आईडी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब जो इंट्रा आईडी है या जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है ना, यहाँ पे जो हमने एबीसी यूजर क्रिएट किया है, इस एबीसी यूजर का इस्तेमाल ऑफिस 365 में ईमेल सर्विसेज के लिए करेंगे। सेम यूजर का इस्तेमाल हम इंट्यून पे डिवाइस को इनरोल करने के लिए करते हैं, और ठीक सेम है। एबीसी यूजर का इस्तेमाल हम होस्ट पूल बनाने के लिए करते हैं, हम्म। और ठीक। इसी यूजर का इस्तेमाल हम करते हैं आर बैक सर्विस के लिए इन एज्योर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। ये तो बात हो गई क्लाउड प्रोवाइडर्स की। ये जो जितने भी हमने आपको प्लेटफॉर्म्स बताए हैं ना, दीज ऑल आर
क्लाउड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कोई भी ऑन प्रोमाइसेस नहीं है। ठीक है। ठीक है, एज्यूर, एवीडी, इंट्यून, 365 ये सभी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, सभी क्लाउड जी प्लेटफॉर्म है। जी। अब बात करते हैं कि व्हाट अबाउट आवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन। ये अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप है। जिस लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हम विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम्म। आप इस यूजर के जरिए ना, इस एबीसी के थ्रू आप अपने ऑन प्रमाइसेस की मशीन को भी लॉगिन और कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। लॉगिन एंड कंट्रोल, नॉट ओनली द लॉगिन एंड कंट्रोल, आप इसके ऊपर पॉलिसी भी लगा सकते हैं। हम्म। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम रिवर्ट होंगे, थोड़ा सा बैक करेंगे अपने आप को। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कोई भी नॉन आईटी या आईटी कंपनी है ना, वो क्या करती है कि डोमेन जरूर लगाती है, राइट। और हम्म डोमेन के जो यूजर्स बनते हैं वो आपके क्लाइंट को लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम्म। ठीक है, यही हमने डिस्कस किया था। हमने अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी की सर्विस को ओपन किया और उसमें चेक किया जीसीपी यूजर, टेलनेट यूजर या एक्सवाईजी यूजर हमने जो पहले से बना रखे हैं, राइट। उन यूजर का हम्म। इस्तेमाल हम करते हैं टू लॉग इन अवर क्लाइंट कंप्यूटर्स। जी। बट एक कंडीशन उसमें हमने अप्लाई कर दी थी कि ठीक है, आप अपने एडी यूजर को यूज करिए लॉगिन करने के लिए क्लाइंट को, बट मेक श्योर कि क्लाइंट जो है ना आपके डोमेन से प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए, बिल्कुल। है ना। अगर आप जी प्राइवेट आईपी एड्रेस नहीं दे पा रहे हैं तो आपको बीपीएन लगाना पड़ेगा। अगर जी। हमारे बंदे जो हैं, एम्प्लॉयज जो हैं, घर से काम कर रहे हैं, उनका खुद का आईएसपी है, तो उनके बीच में अगर आप एडी के यूजर को लॉगिन कराना चाहते हैं तो आप बीपीएन लगाएंगे। आई थिंक ये डिस्कशन हुआ था। ठीक है। हाँ। अब माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी क्या कहता है या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या कहता है कि आप हमारे यूजर को क्रिएट करो, किसी भी वीपीएन को लगाने की जरूरत नहीं है, हम आपको पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस देंगे। ओके। मींस जो हम यूजर बनाएंगे एज्योर पोर्टल के ऊपर, उन्हीं यूजर को ऑन प्रोमाइसेस एडी पे, ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 10 मशीन को ना कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो पब्लिक आईपी के थ्रू। डेफिनेटली पब्लिक आईपी एड्रेस, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व एनी वीपीएन क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर पब्लिक आईपी पे अगर अपन एक एडी सर्विस यूज करेंगे, मतलब वो तो एक तरीके से नॉन कंप्लायंट हुआ, तो यहाँ सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे हम पब्लिक हाँ, आईपी से? ठीक है, यही सिक्योरिटी हमारा एज्योर का डैशबोर्ड देता है, ये सिक्योरिटी हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। अच्छा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लोकल एडी की बात नहीं कर रहे हैं या डोमेन कंट्रोलर जो हम सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बिल्ट इन सर्विस की बात कर रहे हैं, बिल्ट इन सर्विस जो एज्योर हमें प्रोवाइड कर रहा ठीक है। है ना। तो ये हम्म। एक हाइब्रिड का एग्जांपल हुआ। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इन केस ऑफ एज ए एज्योर एडमिन, ये जो भी पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। है ना। कि कॉन्फ़िगर हम्म। ऑब्जेक्ट्स, कॉन्फ़िगर हाइब्रिड सेटअप और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एसएसपीआर, इन सब पे पॉइंट पे बात करते हैं। तो नॉट नॉट इमीडिएटली बट धीरे धीरे ये चीजें हमारी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है जी। चलो हम आ जाते हैं अपने एज्योर के पोर्टल पे, और एज्योर पोर्टल पे एक बार आइडेंटिफाई कर देते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे, राइट। सो वी जस्ट नीड ठीक टू है। ओपन एज्योर पोर्टल, और एज्योर पोर्टल के पैनल पे सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, और सिक्योरिटी के आइकॉन पे ना मल्टीपल ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ रहे हैं राइट साइड। डेटा एंड हम्म। एप्लीकेशन सिक्योरिटी अलग है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ये अलग पार्ट में कैटेगराइज किया है। बहुत अच्छे से इन्होंने डिजाइन किया, और ये सारे चेंजेस अभी रिसेंटली इन्होंने 6 महीने में किए हैं, पहले ऐसा दिखने में नहीं था ये। ओके। ठीक है। तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। आइडेंटिटी एंड एक्सेस कंट्रोल के अंदर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का पैनल दिखाई पड़ रहा है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पैनल पे क्लिक करते हैं ना, इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन अनदर डैशबोर्ड, और यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दिस इज डिफॉल्ट डायरेक्टरी नेम, टेनेंट नेम, प्राइमरी डोमेन नेम, लाइसेंस कौन सा आपके पास है, नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ ग्रुप,
एप्लीकेशंस कितने आप होस्ट कर सकते हैं, ये अवेलेबल है। या लास्ट वन इज द रिलेटेड टू द डिवाइसेस। ठीक है। ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक यूजर्स, ग्रुप्स, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। हम्म यूजर से स्टार्ट करते हैं। यूजर पे क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स वी आर एबल टू फाइंड। हम्म बहुत सारे यूजर्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं, राइट। और ज्यादातर यूजर हमारे ऑन खुद के डोमेन से कनेक्टेड है। teachmecloud.in ये मेरा पब्लिक डोमेन है जो हमने godaddy.com से परचेज कर रखा है और उससे हमारा ये कनेक्टेड है। करेक्ट। नाउ जब भी आप यूजर क्रिएट करते हैं, जैसे हमने कुछ यूजर्स यहाँ पे ऑलरेडी बना रखे हैं, अगर आप यहाँ पे यूजर क्रिएट करते हैं ना, तो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल मेथड, मल्टीपल वे टू क्रिएट योर यूजर। न्यू पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है, एक क्रिएट न्यू यूजर और दूसरा है इनवाइट एक्सटर्नल यूजर। हम्म न्यू यूजर इन द सेंस आप एक फ्रेश यूजर बनाना चाहते हैं जिसके ऊपर आप पूरी तरीके से खुद का कंट्रोल रखना चाहते हैं। सो लेट मी हम्म क्रिएट वन यूजर विद नेम ऑफ टेलनेट। एक नया यूजर हम बनाते हैं टेलनेट के नाम से। ठीक है। और पासवर्ड हम खुद से डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है यूजर्स की, अगर आपको प्रोवाइड करना है तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट वांट टू डू दैट। नेक्स्ट, दिस इज द असाइनमेंट। और असाइनमेंट में आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है ऐड ग्रुप और दूसरा है ऐड रोल। ग्रुप का मतलब, हम्म अगर आपके पास कोई ग्रुप पहले से बना रखा है आपने, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका यूजर उस ग्रुप का मेंबर बने, ताकि उस हम्म ग्रुप के ऊपर जो भी आपने परमिशंस दे रखी हैं वो परमिशन हमारे इस यूजर के ऊपर अप्लाई हो जाए। हम्म ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उस ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे और ग्रुप को ऐड कर देंगे हम अपने यूजर्स के लिए। बट जी अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास कोई ग्रुप नहीं है, राइट। हम ग्रुप को सेपरेटली डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझने की कि हमारा यूजर कैसे मैनेज होता है। जी अगला पार्ट, रोल्स की बात करें हम। ऐड रोल। रोल क्या होते हैं, एक तरीके का डेलीगेशन होता है। रोल का मतलब होता है डेलीगेशन। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडी के केस में मल्टीपल बिल्ट इन रोल्स आपको प्रोवाइड करता है। लेट मी शो यू हाउ इट्स लुक लाइक। जी यहाँ पे हमने रोल्स पे क्लिक किया और आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे रोल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है। नॉट ओनली द एज्योर, आप यहाँ से ना टीम एडमिन भी बना सकते हो। सी, टीम से एडमिन। हम्म आप यहाँ से विंडोज 365 एडमिन भी बना सकते हो। आप जी यहाँ से यामर एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकते हो। तो कहीं ना कहीं यामर की बात करें, 365 की बात करें या टीम्स की बात करें, तो ये सारे प्रोडक्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 में मिलते हैं। शेयर पॉइंट की बात करें, ये सारे प्रोडक्ट आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 के हैं। और हम लोग कहाँ पे हैं अभी, एज्यूर पोर्टल पे हैं। हम्म इट मीन्स दैट जो यूजर आपने तैयार किया है या कर रहे हैं टेलनेट के नाम से, डू यू वांट टू यूज सेम यूजर टू कंट्रोल योर ऑफिस 365 सर्विसेज? हम अपने 365 की सर्विसेज को इसी यूजर से मैनेज करना चाहते हैं और हर एक ओ, यूजर को अपने अकॉर्डिंग राइट्स देंगे कि ये वाला ठीक है बंदा तो ये ये करेगा। जी हाँ या तो प्लीज। जो ये अभी हम लोग यूजर बना रहे हैं इसको हम एक एडमिन लेवल का एक्सेस देंगे, राइट? रोल के बारे में समझ रहे हैं, रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके राइट्स को इंक्रीज करना, ओके, ठीक है, है ना। ठीक है। सी, अब बहुत सारे यूजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ यूजर्स होंगे जो केवल विंडोज 10 को कनेक्ट करने के लिए क्रिएट करेंगे। कुछ यूजर होंगे जिनके ऊपर हम पॉलिसी लगाने के लिए करेंगे। बट कुछ हम्म यूजर्स ऐसे भी तैयार करने पड़ेंगे जिनको हमको नॉट इंटायर बट कुछ एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट भी असाइन करना पड़ेगा। क्लियर। समझ गया। और यहाँ पे जैसे कस्टम पॉलिसीज लगाते हैं हम एडब्ल्यूएस में जेसन बेस्ड, वो भी लगती हैं हाँ, यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे भी है सेम पॉलिसी यू कैन अप्लाई। आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लीजिए पॉलिसी को। दो तरीके की पॉलिसी आपका एज्योर प्रोवाइड करता है। वन इज व्हाट वी कैन से दैट बिल्ट इन पॉलिसी, जो आप मैप करने का काम करेंगे।
और दूसरी जो पॉलिसी है वो है कस्टम पॉलिसी, जिसमें आप डिसाइड करोगे कि आपका यूजर क्या क्या कर पाए, ठीक है। वीएम मैनेज कर पाए, स्टोरेज मैनेज कर पाए, नेटवर्क मैनेज कर पाए, या नेटवर्क में क्या क्या मैनेज कर पाए, वो सारी चीजें आप देखोगे, आप डिसाइड करोगे। क्लियर? जी। चलो, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज।
Yeah, Rajat, can you hear me? हाँ जी। Okay. ठीक है, अबाउट रोल, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल कि व्हाई वी नीड टू यूज इट। आप सिंपल से इसको डेलीगेशन मानो कि जब भी हम नॉर्मल यूजर बनाते हैं, वो नॉर्मल यूजर लॉगिन के अलावा कोई भी टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता। और अगर ठीक है, हमें ठीक उसकी वैल्यू को बढ़ानी है तो इसको, उस यूजर को किसी ना किसी का मेंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, आप एक ही वाली लाइन वापस रिपीट करेंगे जो लॉगिन वाली आपने बताई है? लॉगिन इन द सेंस कि जैसे मैंने अभी ये एज्यूर का पोर्टल लॉगिन किया, दिस इज माय एज्यूर रूट पोर्टल, ठीक है ना। हाँ, हाँ, इसमें हाँ। मैंने अपनी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रखा है, दिस इज माय ईमेल आईडी mananrawat24@outlook.com, ठीक है। ठीक है, और इसी आईडी के थ्रू मैंने टेनेंट परचेज किया है, या जो ठीक भी है। सब्सक्रिप्शन है मैंने परचेज किया है। जी, इट मीन्स दैट ये जो आईडी आप यूज कर रहे हो ना, ये आपके पूरे पोर्टल के लिए रूट अकाउंट कहलाएगी, बिल्कुल रूट अकाउंट हुआ। हाँ जी, ठीक है। मतलब आपके पास 100% राइट्स है, आप कुछ भी करो, जी, बिलिंग में चेंजेस करो, इनवाइस डाउनलोड करो, नया यूजर क्रिएट करो, पुराना यूजर डिलीट करो, सारे राइट्स हैं, ठीक है। जी। अब किसी कंपनी के लिए एक बंदा या एक रूट अकाउंट हम मल्टीपल लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। डेफिनिटली। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हमने अप टू 100 वीएम्स क्रिएट कर रखी हैं, स्टोरेज परचेज कर रखा है, बीनेट खरीद रखा है, वीपीएन लगा रखा है, वेब एप्लीकेशन सर्विसेज लगा रखी हैं। टोटल मिला के हमारे पास 200 प्लस सर्विसेज रन कर रही हैं उस पोर्टल के ऊपर। जी। तो एक बंदा तो पॉसिबल ही नहीं कि उनको हैंडल कर पाए। हुँ, हुँ। तो अब क्या डिस्कस करोगे? डेफिनेटली हम अपने टीम लीड से या अपने मैनेजर से डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास वर्कलोड बढ़ रहा है, आप प्लीज कुछ और इंजीनियर्स हायर करो सेम प्रोफाइल के लिए, ठीक है। जी, जी। अब हमने क्या किया, 200 सर्विसेज को हैंडल करने के लिए एक पूरी अपनी 15 लोगों की टीम बना ली, हुँ। जो रोटेशन शिफ्ट में काम करेंगे और 24 घंटे हमारे पोर्टल पे अवेलेबल रहेंगे ट्रबल शूटिंग के लिए। जी, तो जी, ये जो 15 बंदे रहेंगे ना, आई डोंट थिंक कि हर एक 15 बंदों को रूट का एक्सेस रहेगा। जी। अब आप क्या करेगा, जो मेन रूट होगा जिसे आपने लॉगिन किया है, तो अब मेन रूट अकाउंट हो गए। आपने सजेस्ट किया था अपने मैनेजर को कि आप हायर करा दो, आई विल टेक केयर। उनको क्या टास्क देना है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, वो हम डिसाइड कर लेंगे, आई कैन ठीक मैनेज, है। राइट। ये जी, आपने जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, डेफिनेटली लेनी जी, भी पड़ेगी, ठीक है। जी। अब आपने क्या किया, फटाफट अपने 15 एम्प्लॉय के लिए एक यूजर बना दिए। हाँ जी। आपने टेक्निकली उनको इवेल्युएट किया, समझने की कोशिश की कि कौन सा बंदा किस पर्टिकुलर टॉपिक पे थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो आप उसमें से फिल्टर करना स्टार्ट कर दिए। तो आपने जब क्वेश्चन पुट अप किए तो कुछ बंदों का लगा कि नहीं यार, ये तो नेटवर्किंग में अच्छी नॉलेज है, लाइक ही नो वेरी वेल अबाउट वीपीएन वगैरह, इसके अंदर जो है वीनेट वगैरह के बारे में इसको अच्छी नॉलेज है, तो आपने उसको उठा करके नेटवर्क इंजीनियर की तरीके से यूटिलाइज करना है ओवर हुँ, हुँ। एज्योर पोर्टल, ठीक है। फिर आपने डिस्कस किया तो कुछ बंदे लग रहे हैं कि यार ऑफिस 365 में अच्छे हैं, कोई बंदा लग रहा है कि एप्लीकेशन में उसका अच्छी पकड़ है या वर्चुअल मशीन में अच्छी पकड़ है। तो आपने 15 बंदों का इंटरव्यू लिया खुद से और उनके लिए यूजर्स क्रिएट किए, राइट। हुँ, और हुँ। यूजर क्रिएट करने के बाद जो राइट्स देने हैं ना, वो राइट्स हमने रोल के थ्रू असाइन किए उनको। जी। क्लियर? एज़ जब पर तक देयर प्रोफाइल्स और एज़ पर कि हम लोग कितना चाहते हैं कि वो बंदा कितना-कितना काम किस-किस लिमिटेशन में कर सके। एग्जैक्टली देखो, प्रोफाइल तो सब लोग की प्रोफाइल सेम होगी। हुँ। कोई भी बंदा, अगर मैं खुद या आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो एज एज्योर इंजीनियर, राइट ना, तो आई डोंट थिंक कि हम उनको केवल बताएंगे कि मेरे को ना एडी बहुत अच्छे तरीके से आता है, हम तो सारी चीजें मेंशन करेंगे। आई एम जी। गुड विद एज्योर एजी 104 ऐसा लिखेंगे वहां पे। हुँ, हुँ, और उसमें हुँ। छोटे छोटे टॉपिक एडी में ये आता है, नेटवर्किंग में ये आता है, या फिर वेब एप्लीकेशन या वर्चुअल मशीन में ये आता है, ठीक है। तो जी, उसके अकॉर्डिंग कंपनी हमें हायर करेगी, जो रिज्यूमे पे हमने मेंशन किया था उसमें से क्वेश्चन कंपनी जब हायर करेगी तो वो क्वेश्चंस हर जगह से पूछेगी, लेकिन वो बिल्कुल। टास्क हमें इंडिविजुअल प्रोवाइड करेगी, हाँ। ठीक है ना। तभी क्या होता है, जब तक हम उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे जाते नहीं ना, एक तरीके से अंदर से बहुत ज्यादा डर रहता है यार कि कैसे होगा, कैसे हैंडल कर पाएंगे टेक्निकल के केस में। बट जब हम हायर होकर के उस पर्टिकुलर
डिपार्टमेंट में टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। टेक्निकल के केस में बात कर रहे हैं कि हमने नेटवर्किंग में पढ़ी थी, हमने वीएम भी पढ़ा था, स्टोरेज भी पढ़ा था, एडी भी पढ़ा था, यार काम तो हमें केवल नेटवर्किंग का मिल रहा है, लाइक दैट, हम्म, राइट? तो एज इट इज ये जो रोल है ना, ये हमारे यूजर्स को या हमारे नए इंजीनियर्स जो हायर करेंगे उनके लिए एसोसिएट कराएंगे। गॉट इट? ठीक। जी। अगर आप रोल असाइन नहीं करते ना, चलिए आई एम नॉट गोइंग टू असाइन एनी रोल, बाद में इनको ऐड करेंगे। मैंने क्या किया, टेलनेट यूजर को क्रिएट किया और फटाफट से सेलेक्ट किया और क्रिएट कर दिया। हम्म, एक टेलनेट यूजर हमारे पास बनके तैयार होना चाहिए। हम्म, ये टेलनेट यूजर हमारा रेडी हो चुका है, राइट? अब जी। इस टेलनेट यूजर को हम कॉपी करेंगे, इनकॉग्निटो विजार्ड ओपन करेंगे, portal.azure.com पे जाएंगे हम्म, और यहाँ पे हम टेलनेट यूजर टाइप करेंगे। पासवर्ड इसको हमने दे रखा है टेम्परेरी, पहले अटेम्प्ट में हमें पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। So I'm going to reset the password. Now let's proceed and log in. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे Azure पोर्टल हम देख पा रहे हैं, सर्विसेज देख पा रहे हैं, और लॉगिन किससे किया, टेलनेट यूजर से, जो थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट किया। बट अगर आप कोई भी सर्विस जाके चेक करोगे ना, तो आई डोंट थिंक कि ये हमें अलाउ करेगा। अगर हम्म, मैं यहाँ पे जाता हूँ कंप्यूट वाले पार्ट में और वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, ये हमें बार बार इसी पेज पे ले आ रहा है, बिकॉज अपने पास इस यूजर के लिए कोई राइट्स नहीं, हमने इसको कोई भी अथॉरिटी नहीं दे रखी है। ये पोर्टल तो लॉगिन कर लेगा बट पोर्टल पे कोई सर्विसेज नहीं खरीद सकता। हम क्या करेंगे, अपने रूट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन है ना, उस सब्सक्रिप्शन का पार्ट बनाएंगे इसको, अच्छा। अपने सब्सक्रिप्शन को इसके साथ शेयर करेंगे, बट नॉट फॉर फुल परमिशन, ठीक है। लिमिटेड एडिशन के साथ एक्सेस करेंगे इसको, लिमिटेड जी, एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। ऑल गुड। जी, ठीक है। 1 सेकंड आप मुझे देंगे, एक फ़ोन आ रहा है, आई विल जस्ट पिक इट। हाँ, आप ले जस्ट लो 1 मिनट। 15 मिनट का ब्रेक, एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग और उसके बाद फिर रिज्यूम करते हैं, ठीक है ना? चलो, विल कनेक्ट एट 11:35 पे, 20 हो रहे हैं, 35 पे कनेक्ट जी, करते हैं। ठीक है, ओके जी, ठीक है।
Yeah, Rajat, can you hear me? Yes, Manjeet ji, just 2 minutes. Okay, sure. हाँ जी मंजीत जी। ओके, तो हमने अभी यूजर क्रिएट किया था, राइट? और यूजर को हमने पोर्टल से लॉगिन किया, एंड लॉगिन करने पर वी आर एबल टू फाइंड ओनली द सर्विसेज, वो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जी। लेकिन इसके ऊपर मींस उस यूजर के अंदर हम कोई भी सर्विस नहीं चेक कर पा रहे हैं, राइट? वी आर अनएबल टू फाइंड एनी सर्विसेज, क्योंकि रूट ने कोई भी सर्विस उनको असाइन ही नहीं किया है, करेक्ट? ये अपना टेलनेट यूजर, और टेलनेट यूजर में अगर आप कोई भी सर्विस जाके चेक करते हैं ना, तो आई डोंट थिंक कि ये हमें ऑप्शन देगा। स्टोरेज में देख लेते हैं एक बार, स्टोरेज अकाउंट, सो कोई भी सर्विस नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर हम बात करें अपने रूट डोमेन कंट्रोलर की या रूट अकाउंट की बात करें, तो रूट अकाउंट के थ्रू हम इसको सर्विसेज असाइन कर सकते हैं। जी। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो हम देख लेते हैं एक बार। जस्ट नीड टू ओपन स्टोरेज अकाउंट। एक स्टोरेज अकाउंट शेयर कर रहे हैं अपने इस टेलेंट यूजर के लिए। स्टोरेज अकाउंट पे जाएंगे, एंड यहाँ पे 2-3 स्टोरेज अकाउंट ऑलरेडी बने पड़े हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर डेमो स्टोरेज 1988 को सेलेक्ट किया, और हम चाहते हैं कि ये स्टोरेज जो है ना, ये हमारा टेलनेट यूजर हैंडल करे। जो भी चेंजेस करना है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सिर्फ स्टोरेज, बाकी नहीं। बाकी अदर किसी सर्विसेज के लिए हम इसको अलाउ नहीं करना चाहते हैं, बट स्टोरेज अकाउंट की सर्विस जो है अच्छे से हैंडल कर सके, करेक्ट? जी। जी। तो इस टास्क के लिए आप अपने जिस सर्विस को शेयर करना चाहते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट के साथ, उस पर्टिकुलर सर्विस पे राइट क्लिक करके ओपन करा लेंगे। ओपन कराने के बाद IAM का एक एक्सेस मिलेगा, विच इज कंसीडर एज ए आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे जाके ऐड रोल असाइनमेंट्स पे, और ऐड रोल असाइनमेंट में क्या बनाना है इसको, वो आप यहाँ से डिसाइड कर देंगे।
प्रिविलेज्ड एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे और यहाँ पे ऑनर, कंट्रीब्यूटर, आरबैक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शंस आपको बेटर लगता है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप इसको राइट्स देना चाहते हैं, आप यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो आई एम गोइंग अच्छा। टू मेक इट ऑनर, इसको हम ऑनर बनाना चाहते हैं। सेलेक्ट किया हमने, ऑनर पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, और ये वो पैनल है जहां पे हम डिसाइड करेंगे कि किस यूजर को असाइन करना है। हमने सेलेक्ट मेंबर पे क्लिक किया तो ये लेफ्ट साइड पे एक पैनल ओपन करके दे दिया जहां पे हम यूजर का सिलेक्शन करेंगे। आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टेलनेट यूजर, क्योंकि हमने टेलनेट यूजर को प्लान किया है प्रोवाइड करने के लिए ऑप्शन। सो टेलनेट असाइन किया, ओके कर दिया। साथ ही साथ नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट रोल प्रिंसिपल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और अगेन आपको एक बार फिर से ऑनर बनाना पड़ेगा इसको, तो हमने इसको ऑनर बना दिया। ठीक है। सेव द कॉन्फ़िगरेशन और सेव पे क्लिक करके रिव्यू हम्म। एंड असाइन कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है। असाइन करने के बाद अब फिर से आ जाते हैं हम अपने टेलनेट वाले यूजर पे और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए डेमो स्टोरेज 1988 किसको असाइन कर दिया हमने? टेलनेट यूजर को असाइन कर दिया। और इसमें हम लोगों ने किस लेवल का एक्सेस दिया है उसे? अभी कुछ ऑनर, वो करा है या फिर अब हम ऑनर, करेंगे? ऑनर बना दिया अच्छा, यानी इसको। कि एवरी यूजर, एवरी एक्सेस। हाँ, इस स्टोरेज अकाउंट में हमारा टेलनेट यूजर कोई भी टास्क परफॉर्म कर पाएगा, ओके। क्योंकि हमने उसको क्या बना रखा है? ऑनर बना रखा है। ठीक है। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमारे पास यूजर क्रिएशन का, और यूजर क्रिएशन के साथ ही साथ हमने इसको क्या बना दिया? एज ए ऑनर आरबैक सर्विस असाइन की, ऑनर की। मींस अब आपका यूजर कोई भी टास्क आसानी से परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है। डन है यहाँ तक? जी हाँ। ठीक है, तो RBAC is a type of service, role based access control is a type of service जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने यूजर को आसानी से कोई भी राइट्स, जो हम राइट्स उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो राइट्स हम असाइन कर देंगे। ठीक है। क्लियर? ये पहला टॉपिक हुआ। जी। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने पोर्टल पे, मीन्स एडमिन वाले पोर्टल पे, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर ऑप्शन। जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको एक बार देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम्म। क्लियर? हम्म। बैक टू द एडमिन अकाउंट, और इस एडमिन पोर्टल के जरिए कुछ और ऑप्शंस चेक करते हैं अपने इस माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पार्ट में। अब देखिए हम्म। यूजर में जब हमने क्लिक किया ना तो फ्रेश यूजर बनाया था, और दूसरा अपने पास एक है इनवाइट एक्सटर्नल यूजर। सो इट्स आवर जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें मालूम होना चाहिए कि और कौन-कौन से ऑप्शंस हमें इसकी प्रॉपर्टीज में मिलते हैं, कि मीन्स इनवाइट यूजर का मतलब क्या है, व्हाई वी नीड टू यूज द इनवाइट यूजर। सो बेसिकली एज्योर पोर्टल के ऊपर जब हम अपने सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, अपने एज्योर पोर्टल पे व्हाट वी कैन से एडमिन के थ्रू, एक तो फ्रेश यूजर क्रिएट किया जाता है और दूसरा हम्म।
हम यहाँ पे गेस्ट को भी इनवाइट कर सकते हैं। बट नाउ क्वेश्चन कि इनविटेशन का इस्तेमाल हम कब करेंगे? अच्छा। ठीक है, तो इनविटेशन का हम इस्तेमाल कब करेंगे? मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ B2B एक्टिविटी, बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी हम इसमें परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका अपना खुद का अकाउंट है, मैंने अपना खुद का अकाउंट इस्तेमाल कर रखा है, एंड वी वांट टू कोऑर्डिनेट टू ईच अदर टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज हम आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ रिसोर्सेज आप हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्लियर? देन हम आपके यूजर अकाउंट को क्या करेंगे ना, आपके यूजर अकाउंट को हम एज ए गेस्ट यूजर अकाउंट असाइन कर देंगे। मतलब हमें आपके यूजर आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई डोंट नीड यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑफ योर यूजर अकाउंट, योर पोर्टल। हमें सिर्फ आपका अप्रूवल चाहिए। आई सेंड यू एन इनविटेशन, आपको एक इनविटेशन भेजेंगे, और इनविटेशन सेंड करने के बाद आप हम मतलब मेरे अकाउंट से कोई भी सर्विस हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऑल गुड? जी। ठीक है, चलिए इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं हाउ इट्स वर्क। मान लेते हैं यहाँ पे अपने पास एक एज्योर रूट अकाउंट है, दिस इज आवर एज्योर रूट अकाउंट। ठीक है, और दूसरा आपका पर्सनल एज्योर अकाउंट है, दिस इज अनदर एज्योर अकाउंट, एंड दोनों ही अकाउंट जो है ना रूट को कंटेन करके रखे हैं, दोनों के पास जो है रूट का एक्सेस है। हमने यहाँ पे एक वीएम क्रिएट किया। ठीक है, और आई वांटेड टू शेयर माय वर्चुअल मशीन विद योर अकाउंट। ठीक है। ठीक है, आपका यूजर आईडी या मेरा यूजर आईडी है abc@gmail.com, जिसकी हेल्प से हमने अकाउंट को क्रिएट किया था, और आपने xyz@gmail अकाउंट से क्रिएट किया था। ठीक है। ठीक है, तो ये जो दोनों रूट अकाउंट है ना, ये हमारे लिए क्या होगा? गेस्ट यूजर अकाउंट होगा। अच्छा। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इनवाइट करना पड़ेगा। ठीक है, हम अपने यूजर को इनविटेशन भेजेंगे, और यूजर मस्ट बी एक्सेप्ट द इनविटेशन। यूजर हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद ही हम आगे टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा। क्लियर? जी। चलो, तो एक हम छोटा सा प्रैक्टिकल इसका और देख लेते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू ओपन माई जीमेल अकाउंट, कोई भी एक जीमेल अकाउंट देख लेते हैं। जी। Azure Live 28218, ये मेरा एक रैंडम जीमेल अकाउंट है, और हम चाहते हैं कि इस अकाउंट पे भी ना एज्योर की सर्विसेज हम इस्तेमाल कर पाएं। देन इसको हमें क्या भेजना है? इनविटेशन भेजना है। तो आप इस अपनी ईमेल आईडी को, जो पार्टनर की ईमेल आईडी है, उसको हम कॉपी कर लेंगे, एंड बैक टू द रूट अकाउंट, और यहाँ से हम अपने इनवाइट वाले पैनल पे जाएंगे। इनवाइट वाले पैनल पे कोई सा भी नाम दे दो आप, डेमो नाम दे दिया हमने, सॉरी ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है हमें, और डिस्प्ले नेम में डेमो। नो नीड टू डू एनीथिंग, आपको सिर्फ इनविटेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इनवाइट कर देंगे। ठीक है। जैसे ही आप इनवाइट करेंगे ना, आपके जीमेल अकाउंट पे एक ईमेल रिसीव होगी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ठीक है। अब देखिए एक ईमेल आई है यहाँ पे, डिफॉल्ट डायरेक्टरी, और किसने रिक्वेस्ट की है? teachmecloud.in ने रिक्वेस्ट की है, और आपको कर देना है यहाँ पे एक्सेप्ट इनविटेशन।
जब आप एक्सेप्ट इनविटेशन करेंगे, सेंड कोड के लिए एक आएगा एंड इट विल सेंड यू द कोड ऑन द सेम जीमेल अकाउंट। इस कोड को आप कॉपी करेंगे एंड इस पे हम पेस्ट करा लेते हैं। ठीक है। एंड साइन इन, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, इनविटेशन एक्सेस करने के बाद, इनविटेशन एक्सेस करने के बाद आप अपने इस यूजर को कोई से भी राइट्स दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है, कोई से भी राइट्स इन द सेंस कि ये बंदा अब पोर्टल की सर्विस को ओपन कर पाएगा। Azure Live 218 at gmail.com। सॉरी, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल यूजर। ये हमारे लिए किस तरीके का काम कर रहा है? एज ए एक्सटर्नल यूजर। जी, ये सेम आ रहा है वो उस जगह पे। नहीं नहीं, ईमेल आईडी के अंदर वो 2 बार @ है। नहीं, एक ही बार है शायद। एक ही बार है। एक ही बार है। फिर शायद तो स्पेस आ रहा है एज्योर लाइव से पहले, में भी उसकी वजह से।
ओके, अभी इन्होंने कुछ थोड़ी सी सिक्योरिटी जो है ना इंक्रीज कर दी है, so we ठीक must है। need to provide some basic information और कुछ कैप्चा वगैरह की डिटेल इसमें हमें फिलअप करनी पड़ेगी। हुँ। And now the account that we are able to log in with the help of Azure Live @gmail.com, आप इस अकाउंट पे ना कोई भी सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने रूट अकाउंट से विद द हेल्प ऑफ आर बैक। जबकि दोनों का सेपरेट अकाउंट है, दोनों का यूजर जो है अलग है, हमने सिर्फ राइट शेयर कर रखे हैं एक दूसरे से। इज दैट करेक्ट? हुँ। जैसे एक हमने पर्सनल यूजर बनाया था, एक हमने यूजर बनाया था जिसको लॉगिन करा करके आरबैक सर्विस के थ्रू स्टोरेज अकाउंट शेयर किया, एज इट इज हम अपने गेस्ट यूजर अकाउंट को भी सर्विस शेयर कर सकते हैं। एंड इसका जो यूसेज है ना, जो रियल टाइम यूज केसेस है, वो है बेसिकली इन केस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग टू डिफरेंट बी यू आर ट्राइंग टू सेट अप अ B2B इन्वायरमेंट, बिजनेस टू बिजनेस इन्वायरमेंट आप मैनेज करना चाहते हैं। हुँ। डन, ये क्लियर हुआ? जी। ठीक है, ये अपने पास हुआ बेसिक यूजर मैनेजमेंट, और उसके बाद हमने इसमें देखा हाउ टू ऐड अ कस्टम डोमेन, सॉरी, हाउ टू ऐड यूजर्स, हम यूजर्स को किस तरीके से उसमें मैनेज करते हैं। जी। अगले स्टेप पे चल सकते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। चलो, अगला जो पार्ट है अपने पास यूजर्स मैनेजमेंट के बाद, कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइक बैक टू द एडमिन पैनल, और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर ऑप्शंस दैट वी हैव। यूजर्स पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहेंगे, लाइक यू कैन क्लिक ऑन द डाउनलोड यूजर्स। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, सारे यूजर की इंफॉर्मेशन आपको CSV फाइल में डाउनलोड करनी है, ठीक है, यू वांट टू हुँ, हुँ। डाउनलोड द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स, सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो उस केस में व्हाट यू नीड टू डू, आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और सारी की सारी डिटेल्स आपकी CSV फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। जी। बल्क ऑपरेशन, यहाँ पे अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, अगर आपको मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करने हैं, यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल यूजर एट अ सेम टाइम, राइट? तो आप क्या करेंगे, बल्क क्रिएट पे जाएंगे। बल्क क्रिएट आपको एक CSV फाइल डाउनलोड करके देगा, और इस CSV फाइल में आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। जैसे आपको 10 20 50 यूजर क्रिएट करने हैं एक साथ, तो ये इसका टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट में आप नंबर ऑफ यूजर को असाइन करते जाएंगे, लाइक दिस। 3 यूजर हम क्रिएट करना चाहते हैं, यूजर एंड provide the name of user @teachmecloud.in। यहाँ पे आप पासवर्ड दे दीजिए, जो भी पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना है। हुँ, दूसरा हम हुँ। यूजर क्रिएट करने वाले हैं टेस्ट के नाम से, तो अगेन यू शुड प्रोवाइड test@teachmecloud.in के नाम से, और पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जी। ठीक है। नेक्स्ट हम एक यूजर प्रोवाइड करना चाहते हैं एनी राजा के नाम से, @teachmecloud.in। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा डोमेन नेम है ना, वो करेक्ट होना चाहिए। आई डोंट वांट टू ब्लॉक, नो यहाँ पे कर देते हैं, साइन इन ब्लॉक नहीं करना है हमें।
जी। दैट्स इट। ये 3 यूजर क्रिएट करके देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ये तीनों यूजर्स भी नहीं है हमारे पोर्टल पे। तो आई एम गोइंग टू सेव इट इन फॉर्मेट ऑफ CSV अगेन। डेस्कटॉप पे रख देते हैं इसको, CSV फाइल को। बल्क एज्योर AD यूजर्स, ठीक है, कोई से भी नाम दे देते हैं, एक यूनिक सा। इसको हमने कर दिया सेव अपने ऑन प्रोमाइसेस लोकल कंप्यूटर पे। एंड नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट बल्क यूजर। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे हम अपने यूजर को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे आइकन पे जाएंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये फोल्डर बनाया था, फाइल बनाया था, बल्क यूजर AD यूजर, बल्क एज्योर AD यूजर्स। ओपन करा लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। ठीक है। चलिए, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। हमने कितने यूजर्स क्रिएट किए थे अभी? जो हमने तीन। 3-4 यूजर्स जो बनाए थे। हाँ, 3 यूजर हमने क्रिएट किए थे। 3 डिफरेंट यूजर हम यहाँ पे ट्राई करना चाह रहे थे क्रिएट करने के लिए। चलो, अब आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश द पेज। और आप देखिए यहाँ पे एक टेस्ट था, एक यूजर था और एक राजा के नाम से था। तो ये तीनों यूजर आपके इमीडिएटली एक साथ क्रिएट हो चुके हैं। जी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क यूजर क्रिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं? बल्क यूजर क्रिएशन के नाम से जानते हैं। एनी ठीक है। क्वेश्चन? जी नहीं। चलो, अगला पॉइंट यहाँ पे कवर कर लेते हैं। एक है पर यूजर MFA। सो व्हाट यू थिंक अबाउट MFA? मल्टी फैक्टर उनके बेटर ऑथेंटिकेशन के लिए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ऑथेंटिकेशन। हाँ, तो मीन्स एनी एग्जांपल हाउ वी कैन डिस्क्राइब इट? एक तो आईडी पासवर्ड, और एक जैसे मोबाइल पे हम लोगों के पास में ओटीपी आ जाता है कई बार, वो गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर भी होता है हम्म। उनके थ्रू। मल्टीपल ऑप्शन है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए, जिसमें एक आपका OTP मंगा सकते हैं और दूसरा हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अबाउट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप के जरिए, और एक थर्ड पार्टी टूल के थ्रू भी MFA कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, राइट? सो जी। ये तीनों 4 ऑप्शन हैं जिनकी हेल्प से हम अपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट? जी। MFA के केस में 2 और पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज आल्सो कैटेगराइज्ड इन 3 डिफरेंट पार्ट। एक है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है? एक है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा है लो लेवल सिक्योरिटी, और सॉरी मीडियम लेवल ऑफ सिक्योरिटी, और लास्ट है लो लेवल सिक्योरिटी। मतलब ये कि MFA जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो MFA के केस में भी ये डिसाइड होता है, MFA के केस में भी ये डिसाइड होता है कि लाइक विच वन इज बेटर, राइट? लाइक MFA कॉन्फ़िगर करते हैं तो जब OTP लगाएंगे तो कितना ज्यादा ये रहेगा, व्हाट वी कैन से, कि कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, कितना ज्यादा सिक्योर रहेगा अगर हम मोबाइल ऑथेंटिकेटर यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो वो कितना ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर हम अगली बात कह रहे हैं कि अपने नॉर्मल OTP के थ्रू या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमारे लिए कितना ज्यादा सिक्योर माना जाएगा, ठीक है? तो ये सभी कैटेगरी है MFA के लिए, जिसको हम अपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। डन? जी। आई एम गोइंग टू एक्टिवेट MFA फॉर एनी यूजर। जैसे अभी हमने एक यूजर बनाया था टेलनेट के नाम से,
तो इस टेलनेट को MFA क्रिएट करते हैं, पर यूजर MFA पे जाएंगे। रजत, कैन यू प्लीज अलाउ मी जस्ट 10 मिनट? मंजीत जी ऐसा करें, एक्चुअली क्या है, ये आज मेरे को लग रहा है फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कल कर लेते हैं, है ना? ठीक है, हम कल कनेक्ट करेंगे 10 बजे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे ना। श्योर श्योर जी, ओके थैंक यू। जी, थैंक यू। या वेलकम।